हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में हम बात करेंगे आज 26 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए फटाफट देख लेते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में रही खुशी दभाड़े का संबंध किस खेल से है? अब देखिए, ये जो खिलाड़ी हैं ये आज ही की न्यूज़ है और इनका संबंध जो है वो है आपका फेंसिंग से। फेंसिंग जो है वो इसका मतलब होता है आपका तलवारबाजी, ठीक है ना, तलवारबाजी। तो ये तलवारबाजी से संबंधित है और ये क्यों न्यूज़ में है, तो इसका कारण ये है कि इन्होंने अभी हाल ही में जो रशिया में होने वाले वर्ल्ड कप, मतलब जो फेंसिंग तलवारबाजी का जो वर्ल्ड कप होता है उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। पॉइंट क्लियर है? तो मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की प्रतिभावान खिलाड़ी नाम क्या है? खुशी दाभाड़े। नाम याद रखेंगे, खुशी दाभाड़े। ये 19 से 23 मार्च 2021 तक कजान रशिया, ठीक है, प्लेस याद रखेंगे कहाँ? कजान रशिया में होने वाले विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। विश्व कप किसका? तलवारबाजी का या फेंसिंग का। पॉइंट क्लियर है? फिर खुशी ने अभी राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण 2 रजत और 6 कांस्य पदक मध्य प्रदेश को दिलाए थे। जो अभी नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें 2 रजत 2 स्वर्ण 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। साथ ही साथ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी ये स्वर्ण पदक और रजत पदक जीत चुकी हैं। पॉइंट क्लियर है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पदक के बारे में। मेन जो याद करने वाला पॉइंट है, रशिया के कजान शहर में, आपके रशिया के कजान शहर में वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप होने वाली है, जिसके लिए खुशी दाभाड़े ने क्वालिफाई किया है। मध्य प्रदेश के फेंसिंग अकादमी की खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए, यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर आया है तो हम बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके की। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स का अगर टॉपिक की बात की जाए तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि जो आपका स्पोर्ट्स विभाग है, जिसको बोलते हैं खेल एवं युवक कल्याण विभाग, अब नाम बदल चुका है, तो यहीं से बात शुरू करेंगे। तो आपका 1975 में जो है खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी। कब? 1 अक्टूबर 1975। पॉइंट क्लियर? डेट के साथ ईयर याद रखेंगे, अगर डेट याद नहीं भी है तो ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई है? 1975 में। पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर है। अब इसी विभाग को नाम बदल के खेल एवं कल्याण विभाग कर दिया गया। कब? 1981 में, 6 साल के बाद। 30 जून 1981 को क्या होता है, इसका नाम बदल दिया जाता है और नाम बदल के क्या कर दिया गया? खेल एवं कल्याण विभाग। अब देखिए यहाँ से बीच में से युवक वर्ड जो है वो ड्रॉप कर दिया गया यहाँ आते आते, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो खेल एवं कल्याण विभाग 1981 में नाम कर दिया गया। अब बात की जाए प्रथम खेल नीति। अब देखिए एमपी पीएससी या एमपी के किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो पहली नीति से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रथम खनिज नीति का, प्रथम स्पोर्ट्स नीति, जनसंख्या नीति, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स नीति की। तो पहली स्पोर्ट्स नीति जो है वो 1989 में आई थी। कब आई थी? पहली स्पोर्ट्स नीति आई है आपकी 1989 में। ईयर याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1989 में आपका पहली खेल नीति आई, ठीक है। फिर इसमें संशोधन किया गया 1994 में और अभी करंट में जो मध्य प्रदेश में खेल नीति चल रही है वो है 2005 वाली, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी जो नवीन खेल नीति बोलना चाहिए जिसको, तो वो कौन सी चल रही है? 2005। पहली कब आई है? 1989 में। और अगर खेल एवं युवक कल्याण विभाग के गठन की बात की जाए तो 1975 में इसका गठन हुआ है, ठीक है। इतना क्रोनोलॉजी क्लियर है, ठीक है। अब देखिए कोई भी स्टेट है तो हर स्टेट का एक अपना खेल होता है, तो ऐसे ही मध्य प्रदेश का भी खेल है। तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट स्पोर्ट्स है वो है आपका मल्लखंब। मल्लखंब एक्चुअल में होता क्या है? एक ऐसा लकड़ी का खंबा होता है और इस खंबे के ऊपर चढ़ के और अजीबोगरीब तरीके से करतब बताए जाते हैं, ठीक है ना, करतब किए जाते हैं, उसी को बोला जाता है मल्लखंब। पॉइंट क्लियर है? तो इस मल्लखंब को 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था।
कब किया गया, ईयर याद रखेंगे 2013, डेट याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, 10 अप्रैल 2013 को आपका राजकीय खेल घोषित किया गया है मलखंभ को। पॉइंट क्लियर है, सारी क्रोनोलॉजी क्लियर है। 1975 की बात की जाए तो 75 में खेल एवं युवक कल्याण विभाग, 81 की बात की जाए तो खेल एवं कल्याण विभाग, युवक ड्रॉप कर दिया गया। मलखंभ राजकीय खेल कब बना, 10 अप्रैल 2013 को। अगर खेल नीति की बात की जाए तो 1989 में सबसे पहली खेल नीति आती है, 94 में उसमें संशोधन होता है और 2005 में आपकी नवीन खेल नीति आती है। यहां तक कोई डाउट नहीं, सब कुछ क्लियर है। इसके बाद बात की जाए आपका 1975 में एक और चीज, आपका जो खेल संचालनालय जो है, मतलब सेक्रेटेरिएट कुल मिला के बात की जाए तो जो स्पोर्ट्स सेक्रेटेरिएट है, संचालनालय, वो आपका 1975 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो स्पोर्ट्स सेक्रेटेरिएट आपका कब शुरू हुआ, 1975 में। 1975 इज द बेस ईयर स्पोर्ट्स के मामले में। ठीक है, एमपी में। अब इसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा एसोसिएशन के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश में 3 एसोसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक टेनिस, दूसरा बैडमिंटन और तीसरा क्रिकेट। सबसे पुराने की अगर बात की जाए तो क्रिकेट एसोसिएशन सबसे पुराना है, जो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, और उसके बाद फिर बैडमिंटन, एंड सबसे लेटेस्ट है आपका टेबल टेनिस। ठीक है, तो पहले बात करेंगे टेबल टेनिस की। तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना हुई है 1975 में। कहाँ पर, जबलपुर शहर में। ठीक है, बात की जाए आपका बैडमिंटन तो ये भी जबलपुर में ही है, लेकिन स्थापना हुई है इसकी 1946 में। और होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की बात की जाए तो ये 1941 में स्थापित हुआ है, और कहां पर, इंदौर शहर में। तीनों की ईयर याद रखेंगे, 1957 में आपका टेबल टेनिस एसोसिएशन, 46 में आपका बैडमिंटन और 41 में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। जबलपुर में कौन कौन है, टेबल टेनिस और बैडमिंटन आपका, और क्रिकेट की बात की जाए तो होलकर स्टेडियम। अब देखिए मैं आपको अकादमी के बारे में पहले भी 2-3 बार बता चुका हूं। ठीक है, तो आप जब तक सोचिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो क्रिकेट अकादमी है वो कहां पर स्थित है। मैंने आपको जब बताया था तब भी आपको मैंने फोर्स किया था कि कंफ्यूज नहीं होंगे क्रिकेट अकादमी के बारे में। चलिए इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जो आपका पारसी क्रिकेट क्लब है, एक सबसे पुराना है, इसकी स्थापना हुई है 1890 में। सबसे पुराना क्रिकेट क्लब जो है मध्य प्रदेश का, पारसी क्रिकेट क्लब। ये देखिए एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको याद रखेंगे, बिल्कुल माइंड में क्लियर। पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना इंदौर शहर में कब हुई है, 1890 में। क्वेश्चन यही आया था कि पारसी क्रिकेट क्लब कब स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश में, 1890 में। ईयर सबके याद करते हुए चलेंगे। ईयर से देखिए एमपीपीएससी हो या एमपी का कोई भी एग्जाम हो, आप ये मान के चलिए कि अगर 25 क्वेश्चन जीके से पूछते हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो ईयर के वो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो ईयर पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है। टेबल टेनिस 1957 में जबलपुर में, बैडमिंटन एसोसिएशन की बात की जाए तो जबलपुर में 1946 में, क्रिकेट एसोसिएशन की बात की जाए तो इंदौर में 1941 में, और पारसी क्रिकेट क्लब जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है वो इंदौर में स्थापित हुआ है 1890 में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की अकादमी के बारे में। तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं मध्य प्रदेश की अकादमियों के बारे में, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश की अकादमियों से रिलेटेड टोटल 6 प्लेसेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन, भोपाल हो गया आपका, होशंगाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और शिवपुरी। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल की। तो भोपाल में आपका जो है वो टोटल कितनी, लगभग 6 या 7 अकादमियां हैं। ठीक है ना, एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है मध्य प्रदेश में मार्शल आर्ट्स, उसके बाद आपका आता है शूटिंग, फिर वाटर स्पोर्ट्स भी है आपका, पुरुष हॉकी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इक्वेस्ट्रियन हो गया। तो बात करेंगे इनके बारे में। तो देखिए मार्शल आर्ट्स में ही देखिए आपका आता है ये फेंसिंग वाला। ठीक है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी खुशी दाभाड़े जो हैं वो इसी अकादमी की खिलाड़ी हैं, मार्शल आर्ट्स एंड फेंसिंग। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद आपका शूटिंग अकादमी भोपाल में स्थित है, वाटर स्पोर्ट्स अकादमी आपका भोपाल में स्थित है, इक्वेस्ट्रियन जो होता है ये इसको बोलते हैं घुड़सवारी। ठीक है ना, घुड़सवारी अकादमी जो है वो आपका
भोपाल में है, पुरुष हॉकी जो है वो भी आपकी भोपाल में है, और एथलेटिक्स आपका भोपाल में है। पॉइंट क्लियर है। अब देखिए मार्शल आर्ट्स से लेकर पुरुष हॉकी तक ये सारी की सारी जो है ये 2007 में स्थापित हुई हैं। पॉइंट क्लियर है। कब हुई है? 2007 में। और एथलेटिक्स अकादमी की बात की जाए तो आपकी एथलेटिक्स अकादमी जो है इसकी स्थापना हुई है आपकी 2013 में। पॉइंट क्लियर है। एथलेटिक्स अकादमी की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है आपकी? 2016 में। मैंने अभी 13 बोल दिया, सॉरी गलती से, 2013 में। पॉइंट क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी ये सारी की सारी जो हैं आपकी मार्शल आर्ट्स हो गई, शूटिंग हो गई, वाटर स्पोर्ट्स हो गई, इक्वेस्ट्रियन हो गई और पुरुष हॉकी हो गई, ये 2007 में स्थापित हुई है। लेकिन एथलेटिक्स कब हुई है? 2016 में। बात की जाए होशंगाबाद की तो होशंगाबाद में आपकी एक अकादमी है, वो है स्विमिंग। ठीक है, होशंगाबाद से आपकी नर्मदा नदी निकलती है और होशंगाबाद जिले का ही नाम अभी बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो ये करने की घोषणा की गई है नर्मदापुरम। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो होशंगाबाद का नया नाम क्या होगा? नर्मदापुरम। और यहीं पर कौन सी अकादमी है? आपकी स्विमिंग अकादमी। ठीक है, नर्मदा नदी है तो स्विमिंग अकादमी यहाँ पे खोल दी गई वर्ष 2008 में। पॉइंट क्लियर। इसके बाद बात करेंगे ग्वालियर। ग्वालियर में 2 है। और देखिए ग्वालियर आपका अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन 1957 का इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना, 1957 में स्थापित हुआ था वो। कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, शारीरिक शिक्षा वाला। तो अब आप देखिए महिलाओं से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट वहाँ है, तो महिलाओं से रिलेटेड स्पोर्ट्स अकादमी भी वहाँ पर होने की संभावना ज़्यादा होंगी। तो ग्वालियर में आपके 2 अकादमी हैं, एक तो महिला हॉकी अकादमी और दूसरा महिला बैडमिंटन अकादमी। ठीक है ना। तो महिला हॉकी अकादमी की बात की जाए तो ये 2006 में स्थापित हुई। अब देखिए पुरुष की बात की जाए तो पुरुष हॉकी अकादमी 2007 में भोपाल में स्थापित हुई, लेकिन महिला अकादमियों से 1 साल पहले ही ग्वालियर में स्थापित हुई थी। और महिला बैडमिंटन की बात की जाए, बैडमिंटन अकादमी, तो वो आपकी 2010 में स्थापित हुई है। पॉइंट क्लियर है। जबलपुर में मात्र 1 अकादमी है, वो है आपकी तीरंदाजी। कौन सी है? तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी अकादमी 2013 में आपका जबलपुर में। ठीक है ना। अब देखिए इसको रिलेट करेंगे तीर और 13, हिंदी में 13 को क्या बोलते हैं? 13, 2013, तो तीर से बना 13, तो तीरंदाजी अकादमी 2013 में। कहां पर? जबलपुर में। पॉइंट क्लियर है। शिवपुरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है, शिवपुरी अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पर कौन सी अकादमी है? यहाँ पर है आपकी क्रिकेट अकादमी, जिसकी स्थापना 2016 में हुई है। पॉइंट क्लियर है। देखिए अब क्या होता है, क्रिकेट के बारे में आप सोचेंगे तो बोलेंगे इंदौर में हो सकता है, या फिर भोपाल में हो सकता है, ग्वालियर में हो सकता है। शिवपुरी आदमी थोड़ा सा प्रेडिक्ट कम करेगा, लेकिन याद रखेंगे क्रिकेट अकादमी कहां पर है आपकी? शिवपुरी में, वर्ष 2016 में स्थापित हुई है। उज्जैन, मैंने अभी आपको बताया मल्लखंब जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, जिसको कब घोषित किया गया? 10 अप्रैल 2013 को। और उज्जैन में ही आपके मल्लखंब अकादमी की स्थापना 2018 में की गई। पॉइंट क्लियर है। कब की गई? 2018 में। और अगर मल्लखंब से रिलेटेड अवार्ड मतलब एक पुरस्कार की बात की जाए तो प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है वो मल्लखंब के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। पॉइंट क्लियर है। मल्लखंब अकादमी 2018 में उज्जैन शहर में स्थित है और प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है वो मल्लखंब में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। और मल्लखंब को राजकीय खेल कब घोषित किया गया है? तो आपका वर्ष 2013 में। डेट पूछी जाए तो 10 अप्रैल 2013। इतना डेटा याद रहेगा, आपको याद होना ही चाहिए इतना डेटा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत कितने रसोई केंद्रों का लोकार्पण किया? अब देखिए ये क्वेश्चन हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है क्योंकि यहाँ पर एक योजना की बात हुई है और योजना से रिलेटेड क्या करंट में क्वेश्चन हो सकता है ना पूछें, लेकिन आपसे पास्ट का क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। अब पास्ट में पूछेंगे क्या कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना जो है वो कब शुरू की गई?
ठीक है, तो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसका जो है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, इसका द्वितीय चरण शुरू होने वाला है और इसके मतलब द्वितीय चरण तो चल ही रहा है। उस चरण के अंतर्गत रसोई केंद्र मध्य प्रदेश में नए शुरू किए जा रहे हैं और उनकी संख्या है 100। कितने रसोई केंद्र? 100 रसोई केंद्र शुरू किए जाएंगे, जिसका लोकार्पण 26 फरवरी मतलब कल आपका 26 फरवरी को इसका लोकार्पण किया जाएगा। और लोकार्पण जो है वो आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। 100 रसोई केंद्रों का लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही रसोई योजना का पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके इसके बारे में। तो देखिए यहां पर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 फरवरी को 3 बजे मिंटो हॉल भोपाल से दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण में आपका नवीन 100 रसोई केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। अब ये जो रसोई केंद्र होंगे ये 52 जिले मुख्यालयों में और 6 धार्मिक नगर कौन कौन से? मैहर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और चित्रकूट। चित्रकूट आपका कहाँ है? चित्रकूट है आपका सतना में। ठीक है, ओरछा टीकमगढ़, अमरकंटक आपको पता ही है अनूपपुर, महेश्वर आपका खरगोन में, मैहर आपका सतना में, ओमकारेश्वर आपका खंडवा में। पॉइंट क्लियर है? ओमकारेश्वर अभी न्यूज में रहा था, मैंने आपको बताया भी था, जनवरी में ये न्यूज में रहा। किस चीज के लिए? सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने के लिए, जो जिसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट की। 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है और उसका काम चल रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसके बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री चौहान जो है रसोई योजना की सतत निगरानी के लिए एक पोर्टल का भी लोकार्पण करेंगे। इस पोर्टल में क्या होगा? दिन प्रतिदिन लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, रसोई केंद्रों का वितरण, ऑनलाइन रसोई केंद्रों और नगरीय निकायों को दान देने की सुविधा जन सामान्य के लिए की जाएगी। मतलब इस पोर्टल के थ्रू आप क्या कर सकते हो? जो हितग्राही हैं उनकी संख्याओं की काउंटिंग वगैरह को नोट किया जाएगा, रसोई केंद्रों का विवरण दिया जाएगा, कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, उनकी गूगल मैप पे टैगिंग होगी ताकि आप आसानी से इस पोर्टल के जरिए उनको लोकेट कर सकें। ऑनलाइन रसोई केंद्रों की लोकेशन बताई जाएगी और साथ में जो दान देने की सुविधा है वो भी जन सुविधा के लिए मतलब ऑनलाइन रहेगी। पॉइंट क्लियर है? चलिए इसके बाद बात करेंगे। तो इससे पहले इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि इसकी जो पहला चरण है आपका, ये दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, इसका जो पहला चरण है मतलब ये जो मेन योजना है, तो योजना शुरू कब हुई है? तो योजना की शुरुआत हुई है आपकी 7 अप्रैल 2017 2017 सॉरी, कब की गई है? 2017। आप ईयर याद रखेंगे 2017, ठीक है ना? कब हुई है? 2017 में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें इंडिया एनर्जी समिट में किस विद्युत वितरण कंपनी को देश में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट श्रेणी में इनोवेशन विद इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनोवेशन विद इम्पैक्ट अवार्ड। कौन से समिट में? तो 14वीं इंडिया एनर्जी समिट, जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया है आज ही, मतलब आपका 25 फरवरी को। और इसमें विद्युत वितरण कंपनी को परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट श्रेणी, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नए नए इनोवेशन किए हैं, नवाचार लेके आए हैं, तो उस क्षेत्र में इनोवेशन विद इम्पैक्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। किसको दिया गया है इनोवेशन विद इम्पैक्ट अवार्ड? तो वो दिया गया है विद्युत वितरण कंपनी। कौन से क्षेत्र की? मध्य क्षेत्र की। ठीक है, अब इसमें बात की जाए तो जो आपका 14वां एनर्जी समिट जो है, इंडिया एनर्जी समिट, इसमें इनको अवार्ड दिया गया है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को। किस कैटेगरी के अंतर? तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट श्रेणी के अंतर्गत इनोवेशन विद इम्पैक्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में मध्य क्षेत्र जो है, मध्य क्षेत्र कंपनी जो है वो पूरे देश में नंबर 1 रही है, अव्वल आई है। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक जो हैं
वो कौन है? मार्तंड, अभिषेक मार्तंड। ठीक है, अभिषेक मार्तंड ने वेबिनार कार्यक्रम में ये अवार्ड प्राप्त किया है। अब देखिए परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नए नए इनोवेशन, नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके नवाचार लेके आना। अब आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि नवाचार के मामले में अभी कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक वॉइस बोट की शुरुआत की थी, जिसका नाम आपको बताना है कि वो वॉइस बोट सर्विस जो था उसका नाम क्या था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस नाम से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक वॉइस बोट मतलब वॉइस टेलीकॉलर सर्विस, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि क्या बोलना चाहिए, मतलब एक ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन थी जो शिकायतों वाले फ़ोन को अटेंड करेगी, रिकॉर्ड बनाएगी। कोई भी मतलब जैसे कोई कस्टमर, मैं एक कस्टमर हूँ और मुझे बिजली डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट करनी है, तो मेरा फ़ोन जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन के पास में, वहाँ पर एक ऑटोमेटिक कॉलर मशीन लगी रहेगी, वो मेरा कॉल रेस्पॉन्स करेगी और मेरी शिकायत को नोट डाउन करेगी और उसके अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट के जो भी उससे रिलेटेड जो होगा उसको मैसेज फॉरवर्ड होगा और डेटाबेस में स्टोर होगा। तो इस तरीके की एक वॉइस बोट सर्विस स्टार्ट की है, उसका आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।